है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन ए वेनसोंग ने, ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने, ऑप्शन सी इत्सिंग ने या फिर ऑप्शन डी फायान ने। तो प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज था जिसने भारत का दौरा सर्वप्रथम किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि पूछ लिया जाए कि किस चीनी यात्री ने सर्वप्रथम भारत का दौरा किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन से विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो प्राचीन भारत में जो विद्या अध्ययन केंद्र थे उनका नाम दिया गया है और पूछा गया है कि उनमें से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी नालंदा या फिर ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी ही विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। जबकि तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय था, नालंदा भी विश्वविद्यालय था जो कि विद्या अध्ययन केंद्र था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शून्य की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए वारामिहिर ने की थी, ऑप्शन बी आर्यभट्ट ने की थी, ऑप्शन सी भास्कर ने की थी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। पत्थर के बने अस्त्र, ऑप्शन बी पत्थर के बने औजार और उपकरण, ऑप्शन सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या फिर ऑप्शन डी पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां ही हमें महापाषाण काल के उपयोग में लाई जाती थी। अर्थात महापाषाण संस्कृति जो थी, जो दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग से हमें परिचित कराती है, वह क्या थी, वह बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां ही थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा पुस्तक है वो। ऑप्शन ए हितोपदेश, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी पंचतंत्र या फिर ऑप्शन डी कथा सरित सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचतंत्र पुस्तक का ही 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचतंत्र। ये किसकी रचना थी, तो ये विष्णुगुप्त शर्मा की रचना की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन सी ताल पत्रों का अध्ययन या फिर ऑप्शन डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन ही न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हितोपदेश के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी नारायण पंडित या फिर ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायण पंडित द्वारा ही हितोपदेश की रचना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नारायण पंडित। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए वसुमित्र ने की थी, ऑप्शन बी अश्वघोष ने की थी, ऑप्शन सी भरत मुनि ने की थी या फिर ऑप्शन डी वात्स्यायन ने की थी। तो नाट्यशास्त्र की जो रचना है इसके रचनाकार भरत मुनि थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरत मुनि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 57 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 73 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत का जो प्रारंभ हुआ था वो 57 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए वियतनाम में स्थित है, ऑप्शन बी तिब्बत में स्थित है, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में स्थित है या फिर ऑप्शन डी कंबोडिया में स्थित है। तो जो अंकोर वाट है वह कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। तो जो पूरा पाषाण काल था उसमें आदि मानव लोग मनोरंजन कैसे करते थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शिकार करके, ऑप्शन बी जुआ खेलकर, ऑप्शन सी संगीत के माध्यम से या फिर ऑप्शन डी घुड़सवारी के माध्यम से। तो जो पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन था वह शिकार था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता था। तो वह कौन सा या कैसा काल था जिसे चालकोलिथिक एज के रूप में भी जाना जाता था। ऑप्शन ए पुरापाषाण युग को, ऑप्शन बी नवपाषाण युग को, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को, या फिर ऑप्शन डी लौह युग को। तो ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक एज कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी भवभूति, या फिर ऑप्शन डी राजशेखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास द्वारा ही स्वप्नवास दत्ता लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान के लिए, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र के लिए, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म के लिए, या फिर ऑप्शन डी रसायन विज्ञान के लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो प्रसिद्धि के कारण था वह बौद्ध धर्म के दर्शन का था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन ए संगम साहित्य, ऑप्शन बी मिलिंद पन्नो, ऑप्शन सी जातक साहित्य, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त छवि। तो जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है वह साहित्य है मिलिंद पन्नो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मानव जो है उनके हाल में ही जो पूर्वज है वो कौन है पूछा गया है। ऑप्शन ए जावा मनुष्य, ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन सी निएंडरथल मनुष्य, या फिर ऑप्शन सी पेकिंग मनुष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रो-मैग्नन मनुष्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो प्रश्न किया गया है कि भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध थे इसकी सूचना हमें किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मदुरै के, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति के, ऑप्शन सी तोंडी के, या फिर ऑप्शन डी अरिकमेडु से। तो इसका राइट आंसर अरिकमेडु ही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरिकमेडु के ही जो पुरास्थल था इसी की खुदाई से हमें पता चलता है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। ये लिपि नहीं, ये लिपि है। तो पूछा गया है इस आधुनिक देवनागरी जो लिपि है इसका प्राचीनतम रूप क्या है। ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी प्राकृत लिपि, या फिर ऑप्शन डी पाली लिपि। तो जो आधुनिक देवनागरी लिपि है इसका प्राचीनतम रूप ब्राह्मी था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को ही आधुनिक देवनागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए चावल का, ऑप्शन बी गेहूं एवं जौ का, ऑप्शन सी ज्वार का, या फिर ऑप्शन डी बाजरा का। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वह गेहूं एवं जौ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको सिंधुकालीन सभ्यता में यौ व व्रीहि भी कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो भारत में कुछ मुद्राएं और लोहे के हल वल दिए गए हैं और पूछा गया कि इनका सही कालानुक्रम क्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। एक दिया गया है सोने के सिक्के, दूसरा दिया गया आहत मुद्रा, एक चांदी के सिक्के, तीसरा दिया गया लोहे के हल, और चौथा दिया गया नगर संस्कृति। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर बताना है कि सर्वप्रथम कौन आया, फिर उसके बाद कौन सा चीज़ के आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इस पहले नगर संस्कृति आई, फिर लोहे का हल आया, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के का प्रयोग हुआ, फिर उसके बाद सोने के सिक्के का प्रयोग हुआ। तो इसका राइट आंसर ही ऑप्शन डी हो जाएगा। नगर संस्कृति, लोहे के हल, चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। तो वह कौन लिपि थी प्राचीन काल में जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि थी, ऑप्शन बी नंदनागरी लिपि थी, ऑप्शन सी शारदा लिपि थी, या फिर ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि थी। तो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाने वाली जो लिपि थी वह खरोष्टी लिपि थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो प्राचीनतम भारत में जो व्यापारियों का निगम था उसे क्या कहते थे। ऑप्शन ए चतुर्वेदी मंगलम, ऑप्शन बी परिषद, ऑप्शन सी अष्टदिग्गज या फिर ऑप्शन डी मणिग्राम। तो प्राचीन भारत में जो व्यापारियों का निगम था उसे मणिग्राम कहते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिग्राम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पुलकेशिन एक का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह वर्ष होगा। तो पुलकेशिन एक का जो बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित था और इसे हमें विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वह वर्ष होगा 601। 465 में हमें शक संवत का और प्लस विक्रम संवत जोड़ देंगे तो हमें विक्रम संवत का दिनांकित वर्ष प्राप्त हो जाएगा, जो बादामी शिलालेख पुलकेशिन प्रथम का था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 601। 465 में हमें शक संवत और प्लस विक्रम संवत की अवधि को जोड़ देना है तो वह 601 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या होगा विक्रम संवत में दिनांकित हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में वंश दिया गया है और सूची 2 में वंश से संबंधित मंदिर के प्रमाण दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। गुप्त वंश, तो गुप्त वंश में किस मंदिर का प्रमाण प्राप्त हुआ था। तो गुप्त वंश में जो हमें प्रमाण प्राप्त हुआ था वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। चंदेल वंश में हमें क्या प्राप्त हुआ था। चंदेल खजुराहो का जो मंदिर था वह चंदेल वंश से संबंधित था। चालुक्य वंश से क्या संबंधित था। तो चालुक्य वंश जो बादामी का था वह चालुक्य वंश से संबंधित था। पल्लव से क्या प्राप्त था। पल्लव पनमले का जो मंदिर था वो पल्लव से प्राप्त हुआ था। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, एम डी का 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इसमें भी सुमेलित कीजिए कहा गया है। सूची 1 में राज्य दी गई है और सूची 2 में राजधानी दी गई है। तो चेर राज्य की राजधानी क्या थी। तो चेर राज्य की राजधानी थी कर्पूर या वांजी, ए का 1 हो जाएगा। चोल राज्य की राजधानी क्या थी। चोल राज्य की राजधानी पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर थी। तो बी का 2 हो जाएगा। और पांडे राज्य की जो राजधानी थी वो कोकई एवं मदुरई थी। तो सी का 3 हो जाएगा। ए का 1, बी का 2 एवं सी का 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट या फिर ऑप्शन डी कल्हड़। तो मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक थी उसके लेखक विशाखदत्त थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। तो जो बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे या ब्राह्मण धर्म थे, उनमें कौन सी धारणा मतलब कौन सी ऐसी बात कही गई थी जो तीनों में एक मिलती प्राप्त होती है। तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी आत्मा की अनस्वरता, ऑप्शन सी ईश्वर में विश्वास या फिर ऑप्शन डी कठोर तप या वैराग्य। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म में जो एक समान धारणा थी वह था कर्मवाद का सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है तो कौन सा। ऑप्शन ए सिखों के लिए, ऑप्शन बी जैनों के लिए, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म के लिए या फिर ऑप्शन डी इन सभी के लिए। तो बिहार जो एक महान धार्मिक केंद्र था वह सिखों के लिए भी था, जैनों के लिए भी था और बौद्धों के लिए भी था। तो इसका राइट आंसर ही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। हिंदू धर्म, ये इससे गीता संबंधित है, सही है। मुस्लिम धर्म कुरान संबंधित है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म धम्मपद, इससे भी संबंधित। जैन धर्म बाइबल से संबंधित नहीं है। तो जैन बाइबल किससे संबंधित है। बाइबल ईसाई धर्म से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कर्पूर मंजरी हर से संबंधित है, ऑप्शन बी मालविकाग्निमित्र कालिदास से संबंधित है, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस विशाखदत्त से संबंधित है, ऑप्शन डी सौंदरानंद अशोकों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ही ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यही कर्पूर मंजरी ही इससे संबंधित नहीं है। तो कर्पूर मंजरी के जो लेखक थे वह राजशेखर थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के रचनाकार वही हैं, मालविकाग्निमित्र के कालिदास, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त एवं सौंदरानंद के अशोक घोष थे।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था वो कौन सा था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सोना धातु, ऑप्शन बी चांदी धातु, ऑप्शन सी तांबा धातु या फिर ऑप्शन डी लोहा धातु। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था वह तांबा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो चलिए कथन देख लेते हैं क्या कौन से कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। पहला कथन तो सही दिया गया है। दूसरा कथन दिया गया है कि तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तो ये गलत होगा, तीसरी शती में नहीं हुआ था। तीसरा देख लेते हैं, 5वीं शती ईस्वी में कोण की ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। ये भी सही है। चौथा दिया गया कि 7वीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज के सिद्धांत ज्ञात था। ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है। तो चलिए कोट देख लेते हैं। कोट ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही है, बाकी 2 दूसरा गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? योद्धे अर्थात योद्धा से मिलकर बना है योद्धे। तो योद्धे जो थे वो एक प्रकार की जनजाति थी। तो ये पूछा गया प्राचीन भारत में योद्धे को पूछा गया। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बौद्ध मत का एक पंथ था, ऑप्शन बी जैन मत का एक पंथ था, ऑप्शन सी एक गणतांत्रिक जनजाति थी या फिर ऑप्शन डी चोलों के सामंत थे। तो प्राचीन भारत में जो योद्धे थे वह एक गणतांत्रिक जनजाति थी। योद्धा से ही मिलकर बना था। ये एक प्रकार के योद्धा होते थे, इसलिए इन्हें योद्धे भी कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्राचीन भारत के इतिहास का ये आखिरी प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। बोरोबुदुर किसका स्थल है? बोरोबुदुर एक स्थल दिया गया, पूछा गया है कि यह किसका स्थल। चलिए ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय मंदिर था। ऑप्शन बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप था। ऑप्शन सी तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल था या फिर ऑप्शन डी गुजरात में एक जैन मठ था। तो बोरोबुदुर जो है वह जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज आज यहीं ख़त्म होती है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।